हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स क्विज का, जो कि समसामयिक होगा और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश के हिसाब से होगा। इसमें अगर हम बात करें तो अर्धवार्षिक संकलन है, घटना चक्र के बुक से लिया गया है 2023-24। तो ये इसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को चीज़ों को जो है देखने वाले हैं, ठीक है। खासकर अगर हम बात करें तो आने वाला एग्जाम जो है आर ओ का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड। और वनडे एग्जाम जितने भी हैं जिसमें पूछे जाते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन वाइज फॉर्म में है, उसको हम देखेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित चीज़ों को देखने वाले हैं, फैक्ट को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा जो है आपको मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखने वाले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दिया गया है कुछ इस तरीके से, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से पहला कथन है कि 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें है कि दूसरा कथन है सॉरी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। अब इनमें से बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है दोनों में से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताना है। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको इसमें बताना है। जो दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है, जो कि ये राइट है। तो केवल आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया था, राष्ट्रपति ने, तो इन्होंने नहीं किया था, इसलिए एक दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन हुआ 3 से 5 नवंबर 2023 को हुआ, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य क्या था इसको आयोजित करने का, तो भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस के रूप में मनाना, इसका जो है मेन उद्देश्य रहा था, ठीक है। तो ये भी दोनों चीजें याद रखिएगा। यह कार्यक्रम जो है सरकारी निकाय, उद्योग के पेशेवर हुए, किसान हैं, उद्यमी हैं और अन्य हितधारकों को जो है चर्चा में शामिल होने के लिए, साझेदारी स्थापित करने के लिए और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापक मंच जो है प्रदान करता है। इसके अलावा अगर इस आयोजन की अगर हम बात करें तो इसमें भागीदारी देश कौन रहा था, तो इसमें भागीदारी देश रहा था नीदरलैंड। और फोकस देश कौन है, तो फोकस देश जो है इसमें जापान रहा था। मुख्य विषय या थीम इसका क्या था, तो थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, इसका जो है थीम रहा था। शुभंकर क्या है, तो मिल इंड इसका जो है शुभंकर नाम है, मिल इंड याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसका उद्घाटन किया गया था। जबकि क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया था कथन 2 में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, इसलिए वो कथन 2 गलत था, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो है फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया। साथ ही साथ इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को भी दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में सारी चीज़ें की गई हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसमें हम लोगों ने जो है बात कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि नवंबर 2023 में जारी एडलग्यू हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, किसने प्राप्त किया है या किसे प्राप्त हुआ है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन कुछ 4 इस तरीके से दिए गए हैं। अगर इसमें हम देखते हैं एडलग्यू हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में, तो दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले हैं शिव नाडर। कौन है, शिव नाडर हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, शिव नाडर हैं। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं इस तरीके से कि ये लिस्ट जो है कौन जारी किया है, कब जारी हुआ है, किसके द्वारा जारी किया गया, सभी चीजें इसमें देखेंगे। कब जारी किया गया, तो ये नवंबर 2023 में जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, तो एडलग्यू फाउंडेशन और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी हुआ है, दोनों लोग ने मिलकर जारी किया गया है। और इस सूची में कितने लोग को शामिल किया गया है, तो 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब एक साल में एक व्यक्ति कितना दान करता है उन लोगों को शामिल किया जाता है। इस सूची में
HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं जिनका नाम है शिव नाडर, उनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान पर हुआ है। और इन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्होंने 2042 करोड़ रुपए जो है दान में दिया। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आया, तो अजीम प्रेम जी। ये कौन है, तो ये विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो के संस्थापक। 1774 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिया, ये दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद तीसरे स्थान पर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एवं परिवार जो है 376 करोड़ रुपए का दान देकर ये तीसरे स्थान पर काबिज किया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पहले स्थान पर शिव नाडर है, दूसरे स्थान पर अजीम प्रेम जी हैं और तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। जेरोधा के सह संस्थापक हैं नितिन कामत और निखिल कामत, इन्होंने 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट के हिसाब से, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 जिसको कहते हैं, ये कहाँ आयोजित किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीजें हैं ये। तो 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जिसको P20 के नाम से जानते हैं 2023 ये आयोजन हुआ है। और कब आयोजन किया गया, तो 13-14 अक्टूबर 2023 में किया गया। कहाँ पर हुआ, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो है यशोभूम, ये नई दिल्ली में स्थापित, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला, उन्होंने किया था। और इसमें जो है G20 देशों के अलावा अन्य 10 देश थे एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यानी कि G20 के अलावा इसमें 10 अन्य देश भी भाग लिए थे। इसके अलावा इस सम्मेलन में 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है उस पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। और ये मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा कहाँ से किया गया था, तो केवड़िया गुजरात से किया गया था। तो ये चीजें हो गई फैक्ट। अब इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि UAPA जिसको कहते हैं 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है विधि विरुद्ध घोषित किया गया है, धारा इसमें ऑप्शन में दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धारा का 3 का 1, ठीक है, धारा 3 का 1 हो जाएगा। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, इसकी अगर हम बात करें तो विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2023 को। कौन घोषित किया है, तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत घोषित किया गया है। और यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। कब से, 1998 से, ठीक है। भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देना इसका जो है कृत्य रहा है। और इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत भी किए गए हैं UAPA 1967 के तहत। IPC 1860 और आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो इस पर आपराधिक मामले भी पंजीकृत हैं। तो ये सारी चीजें हो गई इस संगठन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है इनमें से, ठीक है। पहला दिया गया है 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान की भूमिका पूजन किया। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा, इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए होगी, ये भी सही है। तीसरा, ये लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा, तो ये गलत है, ठीक है, सी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ये 31 एकड़ क्षेत्र में ना होकर ये 21 एकड़ क्षेत्र में है, ठीक है, 21 एकड़ क्षेत्र में है। इसके बाद चौथा, इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या हो गया, सी पार्ट गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान, तो भूमि पूजन कब किया गया, तो 5 अक्टूबर 2023 को हुआ। कहाँ पर हुआ, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो भूमि पूजन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी निर्माण लागत राशि है 100 करोड़ रुपए और ये 21 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जो स्थापित किया जाएगा रानी दुर्गावती की प्रतिमा, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 52 फीट है। और यह प्रतिमा जो है कांस्य से निर्मित है। और इस परिसर में एक प्रतिमा के अलावा एक संग्रहालय भी होगा। और यह संग्रहालय क्या प्रदर्शित कर देगा, तो रानी दुर्गावती की वीरता और साहस
रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र के इतिहास को जो है इसमें प्रदर्शन होगा। और रानी दुर्गावती की बात करें तो ये जो है 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी। प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया 18,350 करोड़ रुपए, जो कि गलत है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया 19,260 रुपए, तो यही सही हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, और ये कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, उसी के उपलक्ष्य में है। और इसके अगर हम बात करें तो शिलान्यास और लोकार्पण की गई परियोजनाओं की लागत रात जो है वो कितनी है? तो 19,260 करोड़ रुपए है। और किसका किसका लोकार्पण किया गया? तो दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का PMAY ग्रामीण, ठीक है, के तहत जो निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMAY शहरी के निर्मित घरों का जो है इन्होंने लोकार्पण किया है। साथ ही साथ शिलान्यास किसका किया है? तो जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का जो है शिलान्यास किया गया। इसके अलावा IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया गया, और परिसर में छात्रावास और भवन तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की भी आधारशिला रखना इसमें शामिल था। तो ये सारी चीजें हुई इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरुआत किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में 2 अक्टूबर 2023 को शुरुआत किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, लखनऊ और वाराणसी। लखनऊ और वाराणसी 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान 2 अक्टूबर 2023 को शुरुआत किया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। ये कब कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। कब शुरुआत किया गया? तो 2 अक्टूबर 2023 को शुरुआत किया गया। कौन कौन सा शहर है? तो लखनऊ और वाराणसी शहर में। इसके अभियान के तहत क्या लगवाया जाएगा? तो रूफ टॉप संयंत्र इसमें लगवाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र यानी आवासीय और व्यवसाय के दोनों प्रकार के मिलाकर होंगे। लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जो है प्रयास करना इसका जो है मेन उद्देश्य है। तो हर घर सोलर अभियान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन इसमें है 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में जो है आयोजित हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सिर्फ 2 कथन दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये सही है और पहला गलत है। ठीक है, वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन किया है, लेकिन इसके अगर हम देखते हैं डिटेल में तो देखिए तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया जो समिट हुआ है 2023 में, उसके अगर हम बात करें तो कब से कब तक हुआ है? तो 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ था। लेकिन ये कहाँ पर हुआ है? तो अहमदाबाद में ना होकर ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, तो यहीं पर गलती थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पोत परिवहन और नौवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, इसको आयोजन जो कराया गया है वो केंद्रीय पोत परिवहन नौवहन मंत्रालय के द्वारा करवाया गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए जो है दीर्घकालिक मूल योजना यानी कि ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया, और इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की में जो है टूना टेकरा आल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, और इस पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों को वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन जो है शुरुआत किया गया? ठीक है, इसमें 4 ऑपरेशन दिए गए, इनमें से किस नाम से जो है ऑपरेशन शुरुआत किया गया जो इजराइल से भारतीयों को निकाला गया वापसी के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। अब ऑपरेशन अजय क्या है इसको हम देखते हैं। ठीक है, ऑपरेशन अजय क्या है इसको हम देखते हैं। तो देखिए, इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान का नाम है, क्या नाम है? ऑपरेशन अजय।
कब शुरुआत किया गया? तो 11 अक्टूबर 2023 को शुरुआत किया गया। क्यों शुरुआत किया गया है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शुरू हुआ युद्ध के कारण जो है भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। और इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी है, ये क्या है? तो अप्रैल 2023 में ही केंद्र सरकार के द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान था, जिसको ऑपरेशन कावेरी के द्वारा जो है इसको संचालित करवाया गया। इसके बाद ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था। तो इस तरीके से इन तीनों अभियानों को याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरीके से है। 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया 2023 में। और इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। और दूसरा है, इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। इसमें से बताना है कि कौन सा इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को, और इस अवसर पर जो है नया भारतीय वायुसेना का जो है नया ध्वज जो है अनावरण किया गया। और इसके अलावा इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जो है एयर शो का भी आयोजन किया गया था। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में 8 अक्टूबर 2023 को मनाया गया, और यह दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना किया गया था भारतीय वायुसेना का, तो इसीलिए हर वर्ष जो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशनल कमान है। कमान कौन कौन सा है? तो पहला उसमें आता है पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली, दूसरा इसमें मध्य वायु कमान प्रयागराज, तीसरा है पूर्वी वायु कमान शिलांग। ठीक है, चौथा इसमें दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जोधपुर, और पांचवा दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम। तो इस तरीके से 5 ऑपरेशनल वायु कमान है भारतीय वायुसेना का। ठीक है, तो यह हो गया। इस अवसर पर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख जो थे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया। तो ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कथन गलत है या कौन सा एक ऑप्शन गलत है, और जो किस बारे में? तो राजस्थान में जोधपुर में जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया कई और योजनाएं हैं 5 अक्टूबर को, तो उनमें से कौन सा गलत है बताना। तो पहला दिया गया कि प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें जो है राष्ट्र को समर्पित किया, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, तो ये भी सही है। तीसरा, जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रूणिचा एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई, जो कि ये गलत है। ठीक है, चौथा है मारवाड़ जंक्शन को खम्बली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, तो ये सही है। तो इस तरीके से गलत ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सी पार्ट इसमें गलत हो जाएगा। जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेन का नाम जो दिखाया जा रहा है वो ये नहीं है। आगे हम इसमें डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो कब हुआ, तो 5 अक्टूबर 2023 को। लागत राशि है 5,000 करोड़ रुपए। इसमें कौन कौन सी योजनाएं संबंधित हैं? तो सड़क, रेल, विमान, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। और किसकी आधारशिला रखी गई परियोजनाएं? तो जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक जो है इसमें आधारशिला रखा गया। इसके अलावा PMABHIM के तहत जो है 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का विकास कार्य किया गया। इसमें कई सड़क परियोजनाएं समर्पित हैं जो राष्ट्र को समर्पित किया गया। IIT, इसके अलावा राष्ट्र को समर्पित किया गया IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य। इसके अलावा 145 किलोमीटर लंबी डेगाना राय का बाग रेल लाइन समर्पित किया गया। साथ ही साथ 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन की दोहरीकरण का कार्य को समर्पित किया गया राष्ट्र को। साथ ही साथ हरी झंडी किसको दिखाई गई? तो जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन जो है रूणिचा एक्सप्रेस दिखाई गई। ठीक है, रूणिचा एक्सप्रेस को हरी झंडी जो दिखाई गई वो जोधपुर को नहीं जोड़कर वो जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ती है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्ट जो है इससे संबंधित हो गए। अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। अब इसमें पहला कथन जो दिया गया है कि 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से रिपोर्ट जारी की। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 बिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। अब इन्हें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इस कथन की अगर हम बात करेंगे तो दोनों कथन सही है। इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 1 व 2 दोनों सही है। क्यों सही है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। जो रिपोर्ट जारी किया गया है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है, और ये कब जारी किया गया, तो 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से जारी किया गया। ठीक है, प्रमुख बातें इनमें क्या निकल के आई, तो ये रिपोर्ट में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। और ये भारत में लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे वर्ष 2017-18 भारत सरकार की जनगणना, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011 से लेकर 2036 तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से उपलब्ध नवीनतम डेटा पर जो है आधारित है। क्या डेटा निकल के आया है, तो विश्व स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के व्यक्ति कितने बिलियन है, तो 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं। यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% आता है। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी। ठीक है, भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग 149 मिलियन व्यक्ति हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% आता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। यह भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20.8% होगी। तो ये डाटा जो है याद रखिएगा, ये वृद्ध जनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित विचार करके बताना है। पहला है 25-26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा है, इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अब इन्हें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन की बात करेंगे तो केवल 2 कथन सही है। ठीक है, बाकी पहला इसमें क्या है, पहला गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है, पहला गलत है। क्यों गलत है, इसके डिटेल में हम देखते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजन किया गया। कब आयोजन हुआ है, तो 25-26 सितंबर 2023 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है भारतीय वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, ना कि ये ग्वालियर में हुआ है। ठीक है, तो आंसर यही पहला इसीलिए गलत था। इस किसके द्वारा हुआ है, तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और इस कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। इस दौरान जो है स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान जो है औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में जो है शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिया गया है सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो टोटल 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 54। ठीक है, चरण की शुरुआत कब हुई, तो 25 सितंबर 2023 को हुआ है। कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के द्वारा शुरुआत किया गया है। यह चरण संचालित होगा कहाँ कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना में पहले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। ठीक है, किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, तो अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से जो है फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जाएगा। दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में शामिल होगा एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। तो ये दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में जो है शामिल किया जाएगा। तो ये बातें हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध के विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है इनमें से। ठीक है, इनमें से एक तथ्य गलत है, एक ऑप्शन गलत हो, कौन सा गलत ऑप्शन है बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि सही है।
हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई तो ये भी सही है। पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो ये गलत है। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो ये भी सही है। तो इस तरीके से गलत कौन सा है, सी पार्ट है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। 9 वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेनों को एक साथ शुरुआत किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब शुरुआत किया तो 24 सितंबर 2023 को। कौन कौन सी है देख लीजिए। पहला उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरा है तिरुवनंतपुरम मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, तीसरा हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, चौथा है विजयवाड़ा चेन्नई जो कि रेनिगुंटा के रास्ते से जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस है। पटना से हावड़ा वंदे भारत को जो है संचालित किया गया, न कि पटना से नई दिल्ली, तो यहीं पर गलती था। छठवां है कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, सातवां है राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, आठवां है रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसके बाद नौवां है जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इस तरीके से इन 9 में कहीं भी दिल्ली से जुड़ा हुआ कोई चीज़ कोई भी वंदे भारत इस 9 ट्रेनों में जो है नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये देख लीजिए। अब इसके साथ ही ये 9 ट्रेनें कनेक्टिविटी को किसको बढ़ावा देंगी तो 11 राज्यों को बढ़ावा देंगी ये 9 ट्रेनें कनेक्टिविटी को। इसमें राजस्थान से जुड़ेगा, तमिलनाडु है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात जो है 11 राज्य से जुड़ने वाले इन 9 ट्रेनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2023 में शुरू की गई ट्रैवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला इसमें दिया गया 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ये पहला कथन है। इन कथनों पर विचार करना, बाद में बताना कि कौन सा सही है। दूसरा, ये मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तीसरा है इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो तीनों ऑप्शन क्या है सही, तीनों कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी, ठीक है। ट्रेवल फॉर लाइफ क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। तो वैश्विक शुभारंभ हुआ है 27 सितंबर 2023 को। शुभारंभ करता रहा है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। कब शुरू किया गया है तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर। कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसका शुभारंभ स्थल क्या था तो भारत मंडपम नई दिल्ली रहा था। क्या है ये तो मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है ट्रेवल फॉर लाइफ, और ये शुरू किया गया है तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य है पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक सोच समझ के साथ जो है उपयोग करना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है गलत है इनमें से? तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि सही है। दूसरा, ये आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरुआत किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा, प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया, तो हाँ ये भी सही है, निर्मित किया गया है। साथ ही साथ चौथा है इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें सही क्या हो जाएगा? डी पार्ट, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन बताना था। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो जो 1500 छात्रों को कहा गया है जो कि गलत है, उनमें होना चाहिए था 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए वो गलत था। निर्माण लागत राशि कितना है तो लगभग 1115 करोड़ रुपए है। कहाँ पर निर्मित किया गया तो उत्तर प्रदेश में। लोकार्पण कब हुआ तो 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के समग्र विकास में मदद करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला उसमें है 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका मुख्य विषय क्या है तो अमृत काल में पुलिसिंग इसका मुख्य विषय बना था। अब इन्हें बताना है कि कौन सा कथन इन दोनों में से सही है। तो अगर कथन सही की बात करें तो केवल दूसरा कथन सही है, बाकी पहला गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसका डिटेल देखते हैं। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ है 7-8 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पर हुआ है तो देहरादून उत्तराखंड में हुआ, ना कि भोपाल मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा किया गया तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से हुआ है, और इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और थीम इसका रहा था अमृत काल में पुलिसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में
100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया। ठीक है, कब हासिल किया? तो सितंबर 2023 में। यह कवरेज हासिल करने वाला संबंध में विषय में कौन सा सही नहीं, इनमें से बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया, जो कि सही है। राज्य के सभी 95,767 गाँव ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया, यह भी सही है। 1 जनवरी 2023 के बाद कुल केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य को 80,000 से अधिक गाँव ने ODF प्लस गाँव का दर्जा हासिल किया, यह भी सही है। 95,767 ODF प्लस गाँव में से 4,306 ODF प्लस आदर्श गाँव बन गए हैं, जो कि गलत है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट गलत हो जाएगा। मैं डी पार्ट गलत ही बताना था, सही नहीं है, तो डी पार्ट इसमें सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया गया कब? तो सितंबर 2023 में। किसके तहत हासिल किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में जो है हासिल किया गया। और ये अगर हम बात करें तो राज्य के सभी 95,767 गाँव ने जो है हासिल कर लिया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गाँव जो है वो 81,744 हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ODF प्लस उभरते गांव कितने हैं? तो 10,217 हैं। ODF प्लस आदर्श गांव है 3,806, जबकि इसमें ऑप्शन में जो दिया गया ODF प्लस आदर्श गांव वो 4,306 दिया गया था, जो कि गलत था। ठीक है, अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 15,649 गाँव में है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है 95,048 गाँव में। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ODF प्लस गाँव जो है वो 15,088 हैं। इसके बाद 9 महीनों में अल्प अवधि में ODF प्लस का दर्जा हासिल गाँव 80,000 से अधिक लोगों ने हासिल कर लिया। तो ये था कुछ मोटा मोटा आंकड़ा जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि के रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को जो है समर्पित किया है? तो वो किया गया है 6,350 करोड़ रुपए। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 14 सितंबर 2023 को समर्पित किया गया छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। और रेलवे परियोजनाओं की लागत राशि है लगभग 6,350 करोड़ रुपए। और उन्होंने आधारशिला लिखा कहाँ पर रखा गया? तो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की जो है आधारशिला रखा गया है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे कहाँ पर? तो दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 210 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इस अवसर पर वितरित किए गए तो 1 लाख से सिकल सेल पर परामर्श कार्ड जो है वितरित किया गया। ठीक है, तो ये चीजें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 128वां संशोधन जो हुआ है विधेयक 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान जो है किया गया है? तो इसमें बताना है कितने % किया गया है? तो ये किया गया है 33%। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 33%। ठीक है, जो संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक है उसके बारे में जानते हैं। लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में पड़े मत, तो पक्ष में पड़े थे 454 और विपक्ष में 2 मत पड़े थे। राज्यसभा द्वारा पारित तो ये 21 सितंबर 2023 को पारित हो गया। राज्यसभा में पक्ष में पड़े मत 214 थे। ठीक है, विरोध में 1 को मत नहीं पड़े। विधेयक के अन्य नाम है महिला आरक्षण विधेयक 2023। विधेयक का सरकार द्वारा रखा गया नाम क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके अलावा इसमें प्रावधान क्या था? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का जो है प्रावधान है। और यह लागू होगा तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या बेंगलुरु? ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र में। कब हुआ? तो 5 से 7 सितंबर 2023 के मध्य हुआ है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। और किसके द्वारा? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य विषय क्या था? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल, इसका जो है थीम रहा था। इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 भी प्रदान किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख अवार्ड इस तरीके से हैं। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया अबू धाबी UAE स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंधक निदेशक अदीब अहमद को दिया गया। ठीक है, अदीब अहमद नाम याद रखिएगा। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर दिया गया भावेश गुप्ता को। ये अध्यक्ष हैं COO 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो है ये अध्यक्ष हैं। इन्हें जो है फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है प्रदान किया गया। ठीक है,
इसके अलावा इसमें देखते हैं तो लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप में दिया गया टॉम ग्रीनवुड को। बोल्ट के संस्थापक और ये सीईओ हैं। फिनटेक सीटीओ ऑफ द ईयर ये दिया गया है कैलाश नंद को। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर दिया गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC को दिया गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित जो है कथनों पर हमें बात करना है इसमें, ठीक है। पहला है 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य जो है सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना, ठीक है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो तीनों ऑप्शन सही है इसके बारे में, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजन हुआ है, तो 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है और इसकी इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा था। इसमें मुख्य विषय भारत के द्वारा रखा गया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में जो है देश में आयोजन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित की गईं और इसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने जो है भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देशों में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश, कोमोरोस, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स और नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा संयुक्त अरब अमीरात थे। तो इतने देश जो है क्या थे, आमंत्रित देश थे। G20 सदस्य के देशों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर ओल्फ स्कोल, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिको की वित्त मंत्री राक्वेल बुइनरोस्ट्रो सांचेज थे, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल थे, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव थे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन थे और इसके अलावा यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन, यूरोपियन आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लियोन ने किया था तथा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। इसके अलावा आमंत्रित सदस्य देशों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, कोमोरोस के राष्ट्रपति थे अजाली ओसोमानी, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिनिबू, ओमान के उप प्रधानमंत्री थे असद बिन तारिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे ली सिन लुंग, स्पेन की उप प्रधानमंत्री थी नाडिया काल्विनो तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा इस सम्मेलन में विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष अजय बंगा भी थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा भी थी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आदि ने भी भाग लिया था। 10 सितंबर 2023 को G20 के सभी राष्ट्र प्रमुख वैश्विक संगठन के प्रमुखों ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस सम्मेलन की प्रमुख बातों में अगर हम देखें तो 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह में 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिली। यह इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा किया गया और इस गलियारे के निर्माण में भारत, USA, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्य समूह पर सहमति बनी। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों की सहमति बनी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी GBA की घोषणा भी किया गया। इस सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को सौंपी। ठीक है, तो इतने सारे जो है फैक्ट थे। इससे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का जो है निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया सऊदी अरब को। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शांति निकेतन के बारे में जानते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल हुआ है 17 सितंबर 2023 को। इस सूची में शामिल करने का निर्णय जो है 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में जो है विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया है। ठीक है, और इसमें शामिल करने के लिए शांति निकेतन को सिफारिश जो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स
ICOMOS द्वारा जो है सिफारिश किया गया था। ठीक है, विशेष तथ्यों में देखें तो दार्जिलिंग जो है हिमालयन रेलवे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर किया था। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। यह वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो घोषित किया गया था। तो ये शांति निकेतन के बारे में कुछ फैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया। ठीक है, तो ये किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है, तो ये थे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए जो समिति गठित की गई, कब गठित किया गया, तो 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने गठित किया गया है और अध्यक्ष बनाए गए थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद जो है आगे पीछे होने लगे। समिति के अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं, तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। तो ये 7 लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा है, ये फिल्म निर्देशक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पांथेर पंचाली महोत्सव का उद्घाटन फिल्म रही। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों सही है, 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। G20 फिल्म महोत्सव जो आयोजित किया गया कब से, 16 अगस्त से 2 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय के द्वारा किया गया। सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य था। प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने जो है महोत्सव का शुभारंभ किया था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पांथेर पंचाली इस महोत्सव की जो है उद्घाटन फिल्म रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस अधिनियम को किस तिथि से लागू माना जाएगा, तो ये माना जाएगा 19 मई 2023 से जो है लागू माना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा द्वारा कब पारित हुआ, तो 7 अगस्त 2023 को, लोकसभा द्वारा पारित हुआ 3 अगस्त 2023 को, राष्ट्रपति की सहमति बनी 11 अगस्त को और इसमें जो है ये संशोधन का प्रावधान जो है लागू किया गया। ये जो है विधेयक नियम बनाने का अधिकार क्यों देता है, तो केंद्र सरकार के अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में जो है अधिकार देता है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है और इसमें शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रथम गृह सचिव। प्राधिकरण का कार्य क्या होगा, तो अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देना इसका जो है कार्य होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया, तो ये महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में जो है गठन किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, महेश चंद्र पंत। ठीक है, महेश चंद्र पंत हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब पाठ्य पुस्तक है संशोधित जो पैनल हुआ अगस्त 2023 में गठन किया गया किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर हैं महेश चंद्र पंत, तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध के विकल्प में कौन सा कथन इसमें जो है सही नहीं है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला देखते हैं। तो 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया, जो कि सही है। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती है तो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है, ये भी सही है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे इसमें, तो ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो कि गलत है, तो यही आपका डी पार्ट हो जाएगा इसमें गलत। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रावधान होगा एक निगमित निकाय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो प्रयागराज में होगा
आयोग में कौन होगा, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। और इनका कार्यकाल की बात करें तो पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तथा अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो वो कार्यकाल होगा। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य कितनी बार बन सकते हैं, तो केवल 2 बार बन सकते हैं। आयोग के व्ययभार का वहन की बात करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से और आयोग की अपनी प्रवृत्तियों से होगा। आयोग के प्रभावी हो जाने पर विघटित क्या होंगे, तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है विघटित हो जाएंगे। विधेयक के प्रख्यापित होने पर क्या निश्चित होगा, तो उत्तर प्रदेश शिक्षातर सेवा चयन आयोग अधिनियम 1980 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 जो है निरसित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध के विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है इसमें। ठीक है, इसका आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा कथन इसमें से जो है सही नहीं है। तो इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति हुई, तो जो कि सही है। यह अधिनियम जन्म और मृत्युकरण रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है, भी सही है। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है, भी सही है। इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यही इसमें संशोधन किया गया है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब संशोधन अधिनियम 2023 की बात करें तो राष्ट्रपति की सहमति 11 अगस्त 2023 को बनी थी और यह संशोधन करता है किसमें, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। ठीक है, प्रस्तावित क्या है, तो जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव। इसमें प्रावधान क्या है, तो राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्राप्त करने का प्रावधान है। जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर आवश्यक है। रजिस्ट्रार जनरल एक बनाएगा, क्या बनाएगा, तो पंजीकृत जन्म मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा। अगला प्रश्न, 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, महरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है जो है छत्तीसगढ़ राज्यों में, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जाति को सूची में संशोधन किया गया और इस छत्तीसगढ़ में जो जातियां हैं महर है, महारा है, महरा है, महर है, मेहर है, महरा है, इस समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया है और इससे क्या होगा, तो इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमृत सरोवर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही नहीं है। अमृत सरोवर मिशन जो चलाया गया है, विकल्प में इनमें से बताना ऑप्शन में कौन सा गलत है। तो पहला है, अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान की, जो कि सही है। यह मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, इसके अलावा इस मिशन के तहत जो है अगस्त 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, ये सही है। ठीक है, इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रति जिले में 75 अमृत सरोवर के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, तो यह भी सही है। तो इस तरीके से आंसर बी पार्ट गलत हो जाएगा, जो कि हो जाएगा। अब मिशन अमृत सरोवर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जानकारी प्रदाता जान लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मिशन कब शुरुआत किया गया था, 24 अप्रैल 2022 को भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। इसमें लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार करना इसका लक्ष्य है। मिशन के क्रियान्वयन में सक्रिय योगदान की बात करेंगे तो 8 केंद्रीय मंत्रालय विभागों का किया गया है। 8 केंद्रीय मंत्रालय विभागों में शामिल कौन कौन से, तो ग्रामीण विकास विभाग है, भूमि संसाधन विकास विभाग है, पेयजल और स्वच्छता विभाग है, जल संसाधन विभाग है, पंचायती राज मंत्रालय है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय आते हैं। मिशन तक का तकनीकी भागीदार, तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान इसके तकनीकी भागीदार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भोपाल में मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है। इसका कहाँ पर आयोजन हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, कब हुआ, तो 3 से 6 अगस्त 2023 को इसका आयोजन हुआ है और इसके किसके द्वारा, तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से हुआ है। उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का भी आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया,
तो ये हुआ है गुजरात गांधीनगर में आयोजन किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत किया गया है। 1 से 2 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में किया गया है। थीम इसका क्या था, मुख्य विषय इसका क्या था, तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इसका जो है मुख्य विषय था। उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया है। उद्देश्य क्या है, तो G20 देशों में निजी क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर को लॉन्च किया और यह स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो यह जो है विकसित किसके द्वारा किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, वाक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। ठीक है, ये अगली पीढ़ी का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर है। 1 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ स्थल है। ठीक है, और ये विकसित किया गया है वाक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत। इसकी विशेषता क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर होगा। इसका लागत प्रभावी, कम भार वाला, अत्यधिक तीव्र यानी अल्ट्रा फास्ट हाई स्पीड 1.5 टेस्ला वाला होगा। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, ये बताना है। तो उत्तर जो प्रदेश में अगर देखें 508 रेलवे स्टेशनों में से उत्तर प्रदेश का 55 रेलवे स्टेशन है इनमें से, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं जिसका अमृत स्टेशन के रूप में जो विकसित किया जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो पुनर्विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा है 6 अगस्त 2023 को। इसकी लागत राशि है 24,470 करोड़ रुपए से अधिक। ये 508 स्टेशन जो विस्तारित हैं ये 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित हैं। इन्हें पुनर्विकसित किया जाएगा तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है विकसित किया जाएगा। प्रमुख राज्यों में पुनर्विकसित किए जाने वाले स्टेशनों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 55 है, राजस्थान में भी 55 है। ठीक है, बिहार में 49 है, महाराष्ट्र में 44 है, पश्चिम बंगाल में 37 है, मध्य प्रदेश में 34 है, असम में 32 है, ओडिशा में 25 है, पंजाब में 22 है, गुजरात में 21 है, तेलंगाना में 21 है, याद रखिएगा तेलंगाना वाला, झारखंड 20 है, आंध्र प्रदेश 18, तमिलनाडु 18, हरियाणा 15 और कर्नाटक में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन इसमें से गलत है। ठीक है, तो पहला दिया गया कि 31 जुलाई 2013 को ये लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जो कि सही है। यह चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन करता है, जो कि गलत है। ठीक है, ये 1954 में न संशोधन करके ये 1952 में संशोधन करता है। ठीक है, इस अधिनियम में पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों को अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है, तो ये भी सही है। अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की सर्वकालिक वैधता है, तो अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी बताना है। पहला, यह बैठक 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुआ, जो कि सही है। इस बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्टिक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और के विशेष सचिव स्मिता डाबरा ने किया, जो कि ये भी सही है। ठीक है, सी पार्ट इसमें देखते हैं। सी पार्ट दिया है, इस बैठक में 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जो कि सही है। इन 6 परियोजनाओं में 3 पत्तन पौध परिवहन जलमार्ग मंत्रालय से और 3 सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है कि 3 पत्तन और इससे जो है ये गलत है। अब इसमें देखते हैं कब 53वीं राष्ट्रीय योजना की समूह बैठक हुई, तो 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुआ, प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत हुआ। और इसके अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक्स उद्योग संवर्धन आंतरिक विभाग व्यापार विभाग के विशेष सचिव जो हैं सुमिता डाबरा ने किया इसकी अध्यक्षता। इसका मूल्यांकन किया गया 6 परियोजनाओं का, इसमें से 3 जो है रेल परियोजनाएं रेल मंत्रालय की हैं और 3 जो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की हैं। तो ये था 6 परियोजनाओं की कुल लागत राशि याद रखिएगा 28,875.16 करोड़ रुपये।
अगला प्रश्न, 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण का वेब पोर्टल शुभारंभ किया गया? तो ये असम में किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा किया गया है। अन्य शुभारंभ किया गया लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का भी अमृत वृक्ष आंदोलन के थीम गीत के साथ जो है पहल की शुरुआत किया गया है। लक्ष्य क्या है? तो पहल का लक्ष्य है 17 सितंबर 2023 को एक दिन में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में हरित आवरण विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक में कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही नहीं है? पहला है 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक की आधारशिला सागर मध्य प्रदेश में रखा, जो कि ये सही है तथ्य। ठीक है, अगला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इस स्मारक में 15,000 गांवों और 200 नदियों का मिट्टी का उपयोग किया जाएगा, जो कि ये गलत है। इसके अलावा इस स्मारक का निर्माण 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा, तो सही है। इस स्मारक की निर्माण लागत राशि जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से बी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। इसमें 15,000 गाँव न होकर 20,000 से अधिक गाँव 300 नदियों का मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जो कि वहाँ पे 15,000 दिया गया था, इसलिए गलत है। इसमें क्या बनाया जाएगा? तो कला संग्रहालय और गैलरी उनके जीवन दर्शन शिक्षाओं के प्रदर्शन करने हेतु बनाया जाएगा। 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण वाली परियोजना पर जो है समर्पित किया गया। इसकी लागत राशि कितनी है? तो 2475 करोड़ रुपए से अधिक है। यह रेल मार्ग कहाँ से गुजरता है? तो राजस्थान के कोटा, बारां जिला तथा मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर और सागर जिले से होकर गुजरता है। 1580 करोड़ रुपए से अधिक लागत राशि वाली 2 सड़क परियोजनाओं का इन्होंने आधारशिला रखी। वहीं 2 सड़क परियोजनाएं कौन सी हैं? तो मोरी कोरी विदिशा हनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क परियोजना है और हनोतिया को मेहलुआ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में 4 नए जिलों और 81 उप जिलों का गठन को मंजूरी प्रदान किया गया है। और गठित किए जाने वाले 4 नए जिलों में विकल्प में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, तो उस जिला का नाम है कार्बी अंगलोंग। बाकी विश्वनाथ, होजई और बजाली, ये तीनों जिला जिलों शामिल हैं, तो डी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 नए और 81 उप जिलों के गठन को असम में मंजूरी दिया गया है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिला 4? तो होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली हैं 4 नए जिले। नए जिलों के निर्माण के बाद राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो 35 जिले हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2023 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वाल का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुरुआत किया गया है जो है सी पार्ट हो जाएगा, चरणजीत सिंह के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब शुरुआत किया गया? तो 11 अगस्त 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया। और शुरुआत किसके द्वारा? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संयुक्त रूप से शुरुआत किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? तो देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से अद्वितीय ब्रांड का चयन करके उसका प्रचार किया जाएगा। ब्रांड में शामिल क्या क्या होगा? तो हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न उत्पाद जो है शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 27 जुलाई 2023 को इस परियोजना का शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया, जो कि सही है। ये परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरुआत किया गया, भी सही है। इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरुआत किया गया, भी सही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 7.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, जो कि गलत है। ठीक है, 7.5 लाख नौ के 6.5 लाख है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इसका गलत है। बाकी सारी चीजें इसमें बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, इनमें बताना है। पहला है 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया, जो कि सही है। इस विधेयक में प्रदेश के सभी शहरी ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है, ये भी सही है। राज्य में वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, एकल महिला और प्रतिमाह न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन गारंटी प्रदान करने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया, तो ये भी सही है। चौथा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष स्वतः 10% वृद्धि का प्रावधान है, तो ये गलत है। तो डी पार्ट हो जाएगा, जो 10% वृद्धि का प्रावधान है, गलत है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष स्वतः 15% वृद्धि का प्रावधान है। ठीक है, 15% वृद्धि का प्रावधान, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा करेक्ट, नई दिल्ली। ठीक है, कब आयोजन किया गया? तो 29-30 जुलाई 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त जो जारी की थी। 6,207 स्कूलों को पहली किस्त मिली, जिसकी कुल धनराशि 630 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, वो 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा है, उनकी यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ। तीसरा, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। अब इनमें से बताना इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम बात करें तो पहला जो दिया गया ये सही है। दूसरा जो दिया गया है कि 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर रणनीतिक भागीदारी की स्थापना गलत है, और तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा को जो गलत है वो 20वीं वर्षगांठ के ना होकर वो 25वीं वर्षगांठ होना चाहिए था। ठीक है, प्रधानमंत्री की यह जो है 6वीं फ्रांस यात्रा है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रों। तो इन्होंने निमंत्रण दिया था। विशेष तथ्यों में देखेंगे तो 1998 में भारत फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत करके रणनीतिक भागीदारी का दर्जा प्रदान किया था, और गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना 1947 में हो गई थी। 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री के मध्य द्विपक्षीय बैठक वार्ता हुई, और इस दौरान उन्होंने मुलाकात किया किससे? फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से, फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जेराल्ड लार्सर से, और फ्रांस की प्रसिद्ध योग शिक्षिका चार्लोट चोपिन से। ठीक है, इस यात्रा के दौरान मोदी को पेरिस स्थित एल्सी पैलेस में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है भाग लिया, और यह गौरतलब है प्रतिवर्ष 14 जुलाई को बास्टिल पर हुए हमले के वर्षगांठ के रूप में जो है राष्ट्रीय दिवस, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल में किस देश में जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ हस्ताक्षरित? तो ये 26 जुलाई 2023 को हस्ताक्षर हुआ है, और IUCN SSC और भारतीय वन जीव ट्रस्ट ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया है। यह केंद्र जो है भारत में स्थापित किया जाएगा। यह विश्व का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इनमें से। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। ये इसमें दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का शिक्षा संबंध जो है शिक्षा से है। दूसरा, इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर किया गया है। और तीसरा, उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है, और एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथनों की बात करेंगे तो चारों कथन सही है उल्लास के बारे में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये उल्लास के बारे में चारों कथन सही है। तो आंसर क्या जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। इसका स्लोगन है जन जन साक्षर। ठीक है, बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना इसका काम है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। उल्लास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया, और इसमें शिक्षार्थियों को अलग अलग शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में, ठीक है, जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उप वर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु जो है गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो ये सौंपा गया है, कौन थी वो? तो वो थी न्यायमूर्ति जी रोहड़ी। ठीक है, न्यायमूर्ति जी रोहड़ी, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 31 जुलाई 2023 को सौंपा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहड़ी थी। ठीक है, आयोग को सौंपी गई थी कौन कौन सी जिम्मेदारियां? तो अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना, उनमें किसी तरह के दोहराव और अनियमितता और अन्य किस्म की गलतियों के आवश्यक सुधार की सिफारिश करना। आयोग को इस बात की भी जांच करनी थी कि अन्य पिछड़े वर्गों में आरक्षण के लाभों का किस सीमा तक समान आधार पर वितरण हो रहा है। तो ये सभी काम इसमें करने थे। इसके अतिरिक्त आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के उप वर्गीकरण के लिए नियम, प्रक्रिया और मानदंड तैयार करने का भी उत्तरदायित्व जो है सौंपा गया था। ठीक है,
तो ये सारे काम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीकर में, राजस्थान में पड़ता है, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में क्या क्या शिलान्यास किया गया, तो प्रधानमंत्री ने 100 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि सही है। उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया एस लॉन्च किया, जो कि गलत है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ने 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वह जो है सल्फर के साथ लेपित यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड का जो है इन्होंने लॉन्च किया था, और उसमें क्या लिखा है, यूरिया एस लॉन्च किया, जो कि गलत है। ठीक है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पर 1600 किसान उत्पादक संगठन ने एफपीओ को जोड़ने का जो है शुरुआत किया। 8.5 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त भी जारी किया। 5 नए मेडिकल कॉलेज और 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया। 5 नए मेडिकल कॉलेज जो स्थापित किए गए, उद्घाटन हुआ चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में इसका जो है स्थापना किया गया। शिलान्यास क्या क्या हुआ, तो 7 मेडिकल कॉलेजों का, 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में जो है 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 जून 2023 को जो हुआ है वो किस रेलवे स्टेशन पर हुआ, तो महानागा बाजार रेलवे स्टेशन। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महानागा बाजार रेलवे स्टेशन। अब इस रेल दुर्घटना के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ पर कब हुआ, तो 2 जून 2023 को। कौन सा दुर्घटना स्थल था, तो बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के बाद पास। दुर्घटना का कारण क्या था, तो यह रेल दुर्घटना ट्रेन नंबर 12/864 हावड़ा SMBT सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12/841 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी के टकरा जाने के कारण हुआ। महानगर बाजार रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो खड़गपुर पूरी लाइन पर रेलवे का एक स्टेशन जो उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित है। इस हादसे में 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 1100 से लोग अधिक घायल हुए हैं। रेल मंत्री द्वारा इस हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी के जिम्मेदार बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजन हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कब आयोजित हुआ है, तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य हुआ है, ये मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य के गुमला, खूंटी, लातेहार, सरायकला, खरसावां जिले में और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तेलंगाना राज्य के भद्रदारी जिले में तथा बिहार राज्य जमुई, लखीसराय और आदिवासी जिलों से आए लगभग 220 प्रतिभागियों ने जो है भाग लिया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी युवाओं के बीच जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा की विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अक्टूबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में हुआ है, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य हुआ है। और WHO के महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इस सत्र में जो है वर्चुअली भाग लिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सर्वसम्मति से इस सत्र का अध्यक्ष भी चुना गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये था राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम देखेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पहला क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हुआ है सिंगापुर में आयोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है। और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने टूर ऑपरेटर और राज्य पर्यटन विभागों से विभिन्न हितधारकों में इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या था, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर भारत आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक जो है प्रदान किया गया। इस रैंक में भारत का स्थान कितना था, 111वां स्थान था। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 जारी किया गया 12 अक्टूबर 2023 को। इसमें कुल 125 देश शामिल हुए थे। इसमें 5 वर्ग बनाए गए थे स्कोर के आधार पर। ठीक है, जिनके आधार पर देश की भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। पहला है 50 या उससे अधिक का स्कोर है तो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति है।
35 और 49.9 के स्कोर पर हैं तो भयावह स्थिति में आते हैं। 20 से लेकर 34.9 के स्कोर पर हैं तो गंभीर स्थिति आती है, और 10 से लेकर 19.9 के स्कोर पर आते हैं तो मध्यम स्थिति आती है। 9.9 से या उससे कम स्कोर के अगर आते हैं तो अल्प की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट्स 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका ग्लोबल हंगर स्कोर जो है 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं किया गया, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से लेकर 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, जिसमें शीर्ष 5 देश कौन है तो बेलारूस, बोस्निया और हार्जेगोविना है, चिली, चीन और क्रोएशिया आता है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 111वां स्थान है। भारत का GHI स्कोर कितना है 28.7 है। ठीक है, जबकि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ था 121 देशों में। तो इस बार जो है थोड़ा सा खराब रैंक है, 4 रैंक पीछे गया 2023 में। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुआ। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना। तो कथन की बात करें तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा पहला कथन। ठीक है, ये जो हुआ है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक, ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजन हुआ है। श्रीलंका की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है, भारत ने अगले 2 वर्षों तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पद संभाला है। केंद्रीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात किया। तो इसमें इतना ही मेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल की ट्रेन के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया, जो कि सही है। इस ट्रेन का नाम वोसू रखा गया है। तो उसू जो रखा गया है इस ट्रेन का नाम, ये गलत है। ठीक है, इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग से जोड़ती है। तो हुजू नाम नहीं है, इसका नाम जो है वो है हुज। हुज इसका नाम है। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जो है इसका उद्घाटन किया था। तो हुज इसका नाम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है विचार करना सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एरनॉक्स को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार नॉन मेसी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं इसके लिए प्रदान किया जाएगा। अब इनमें से कौन सा कथन सही है इन दोनों में से। तो इन दोनों में से अगर हम देखते हैं तो बी पार्ट सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, बाकी ये गलत है। पहला क्यों गलत है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है तो 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाव फोस्से को जो है प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान उनके नॉन मेसी नाटक और गद्य के लिए जो उनकी अनकही को आवाज़ देते हैं उसके लिए प्रदान किया जाएगा नोबेल पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का नोबेल 2022 का पुरस्कार जो है फ्रांस की लेखिका एनी एरनास को प्रदान किया गया था, और यह पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी लेखिका थी। तो ये याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो ये बैठक जो है कहाँ हुआ है तो ये अबू धाबी में हुआ है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई। इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा, और वह यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला होंगी। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन इनके बारे में सही है। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 6 अक्टूबर 2023 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ऑस्लो नॉर्वे के द्वारा जो है घोषित किया गया, और यह जो है पुरस्कार इस वर्ष जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ती नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा, और यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला नहीं, ये 19वीं महिला है। ठीक है, वह ईरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इनमें से 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथियों द्वारा इजराइल पर भीषण हमला किया गया, जिससे दोनों देशों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण कर लिया है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया। अब इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो दोनों कथन सही है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इनमें से 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इनमें से बताना है। दूसरा है कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इनमें से बताना है कौन सा कथन दोनों में से सही है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा केवल एक। ठीक है, इसका मेजबानी इंडोनेशिया की मेजबानी में हुआ था और इसके अगर हम बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। इनमें से बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जो जारी किया गया 27 सितंबर को, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया था। इसमें कुल 132 देश शामिल हुए थे। थीम की बात करेंगे तो इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी इसका थीम था। 2007 से प्रकाशित हो रहा था और इसका जो है इस बार का ये 16वां संस्करण था। सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा यूएसए, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पांचवा सिंगापुर आता है। निम्नतम 5 देशों में देखेंगे सबसे अंत पर आता है अंगोला, इसके बाद सेकंड जो लास्ट सेकंड है वो नाइजर है, फिर बुरुंडी, माली, गिनी, ये सब लास्ट 5 देश आते हैं। ठीक है, भारत की स्थिति इसमें 40वां स्थान है और पिछले वर्ष भी 40 स्थान ही था भारत का इसमें स्थान। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देश के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक हाइब्रिड मोड में कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजन हुआ है बिश्केक में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, बिश्केक। ठीक है, यह है किर्गिस्तान की अध्यक्षता में बिश्केक में हाइब्रिड मोड में आयोजन हुआ है। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्चुअली भाग लिया था। इस दौरान एससीओ मंत्रियों ने एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के जो है गहरा करने की संभावना के उपाय और विषय पर जो है अपने दृष्टिकोण जो है साझा किए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगस्त 2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो डरबन में आयोजित किया गया। ठीक है, डरबन। आंसर क्या हो जाएगा? डरबन में इसका आयोजित किया गया। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डरबन कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में कथन विचार करना है। पहला है 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन संघाई में संपन्न हुआ। दूसरा है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कजान रूस में आयोजित होगा। अब इनमें से बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, जो 2023 का हुआ है वो संघाई में हुआ है संपन्न, और 2024 का होगा वो कहाँ पर होगा? तो 2024 का अगर हम बात करें तो इसमें अभी जो है फिक्स नहीं, यहाँ से देखते हैं। 2023 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी इसमें माफ करिएगा, इसमें हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो केवल एक, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। 16वां जो होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में कजान रूस में होगा, ये सही है। बाकी पहला वाला गलत है, जो दिया गया संघाई में संपन्न हुआ, ये गलत है, क्योंकि 2023 का जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है 29 अगस्त 2023 को नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के मध्य एसडीजी स्थानीयकरण आंकड़ा संचालित निगरानी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप से देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ। और ये समझौता ज्ञापन की अवधि कितनी है ये बताना है। तो ये समझौता ज्ञापन की अवधि है केवल 5 वर्ष। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष इसकी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा किया है। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश बन गया। दूसरा है ट्रेकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रेकोमा एक उपक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें कथन की बात करेंगे तो दोनों कथन सही है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 50वां देश इराक ऐसा मान्यता प्राप्त करने वाला बन गया है, जहां पर WHO ने ट्रेकोमा रोग को जो है घोषणा कर दिया है मुक्त होने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, ट्रेकोमा जो है इराक जो है ट्रेकोमा मुक्त देश बन गया है। WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 50वां देश है। ट्रेकोमा विश्व भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रेकोमा के कारण विश्व भर में लगभग 61.9 मिलियन लोग अंधे या दृष्टिबाधित हो जाते हैं, अप्रैल 2023 के आंकड़ों के अनुसार। यह 42 देशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। आज का वीडियो भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।